हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस फागी के ऊपर। और अभी जो अपना सेशन चल रहा था वो सेशन चल रहा था प्रमुख महाद्वीप। और उस महाद्वीप में हमने एक महाद्वीप शुरू किया था। उस महाद्वीप को हमने कहा यूरेशिया, और इसका एक सेशन हमने कंप्लीट किया। और उस सेशन में हमने कहा कि जो यूरेशिया जो महाद्वीप है उसकी स्थिति जो है, उस स्थिति के अनुसार उसकी चारों दिशाओं में कौन कौन से प्रमुख महासागर, कौन से सागर, कौन सी खाड़ी, इसके अलावा कौन सा स्थल भूभाग है और कौन सा जल भूभाग है ना। जल राशि कौन सी है और स्थल भूभाग कौन सा है, इसका विवरण हमने कंप्लीट कर लिया। इसको मैं रिकैप करवाता हूं। सबसे पहले ये जो विश्व है, इस विश्व में हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप को कंप्लीट किया। और अब हमने शुरू किया है यूरेशिया। और यूरेशिया महाद्वीप जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि यूरेशिया को संयुक्त रूप से पढ़ते हैं, बल्कि अगर इसको अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे ना, इसको अगर अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इसको कहेंगे यूरोप, इसको अपन कहेंगे यूरोप और एशिया। क्या कहेंगे? यूरोप और एशिया। यहां तक मैंने आपको बताया था। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये जो यूरेशिया है ये किस भूभाग का हिस्सा है, तो आपको बताना है सर ये है अंगारा लैंड। किसका भाग है? अंगारा लैंड। और इसी अंगारा लैंड को अपन क्या कहते हैं? लारेशिया। क्या कहते हैं भाई? लारेशिया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यूरेशिया को संयुक्त रूप से अपने यूरेशिया ही बोलते हैं, और यूरोप और एशिया इसको अलग अलग करके जब पढ़ते हैं तब। अब देखो, आपके मस्तिष्क में आएगा कि सर ये जो यूरेशिया जो है ये कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है। तो जब अपन इसको यूरेशिया को जब अपन देखते हैं ग्लोब के ऊपर और भौगोलिक रूप से इसका अगर मानचित्र देखेंगे तो अपने को कुछ ऐसा मानचित्र दिखाई देता है। ये संयुक्त रूप से जो है क्या है, इसको संयुक्त रूप से अपन कहते हैं यूरेशिया। इसको संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं? यूरेशिया। यानी कि इसमें विभाजन नहीं किया हुआ है। यूरोप और एशिया को हमने अलग अलग डिवाइड नहीं किया। और जब मैंने आपको बताया कि यूरेशिया जो है ये इसकी स्थिति बात की तो हमने कहा हिंद महासागर, ये अपना अरब सागर है, ये फारस की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी है, ये लाल सागर है, ये स्वेज नहर है, ये भूमध्य सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है, ये जिब्राल्टर जल संधि है, और ये यहाँ हमने कहा था इंग्लिश चैनल है, उत्तरी सागर है, और ये जो है ना ये हमने कहा बिस्के की खाड़ी है, और यहाँ बाल्टिक सागर है, ये बोथानिया की खाड़ी है, ये कहा फिनलैंड की खाड़ी है। फिर हमने कहा ये श्वेत सागर है, हमने क्या कहा? श्वेत सागर है। ये अपना काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर है, ये बालखस झील है, और ये बेकाल झील है। और यहाँ आपको दिखाई देगी, यहाँ एक झील है जिसको अपन बोलते हैं लडाना झील, है ना। चलो, इसके बाद हमने कहा ये बंगाल की खाड़ी है, ये अपना थाईलैंड की खाड़ी है, ये अपना दक्षिणी चीन सागर है, ये पीला सागर है, ये जापान सागर है, और ये ओखोटास्क सागर है। यहां तक कंप्लीट हो चुका। बिल्कुल मैंने ये कंप्लीट नोट आपको करवा दिया था कि कौन सी स्थिति किस प्रकार से है ना। आज अपन पढ़ेंगे इसमें तो इसको दोबारा नोट डाउन करने की है क्या आवश्यकता? अगर आप कहो तो मैं इसको नोट डाउन कर दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो हर कोई बता देता। चलो मैं नोट डाउन कर देता हूं। हिंद, ये अपना हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो जलराशि है
ये जो जल राशि है, इस जल राशि को अपन कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये जो है अपना अरब सागर, अरब सागर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये जो है इसको अपन कहते हैं फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। ये जो है इसको अपन कहते हैं अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए कि जैसे कोई अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्थल राशि कहाँ है, तो आप बता सकते हो। ये जो है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, लाल लाल सागर। इसके बाद जस्ट इसके ऊपर जो आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं स्वेज, स्वेज नहर, स्वेज नहर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो राशि, जल राशि आपको दिखाई दे रही है इटली के पास, इसको बोलते हैं एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर। क्या कहते हैं? एड्रियाटिक सागर। और ये जो एड्रियाटिक सागर है, इसी में पो नदी आकर अपना जल डालती है, जिसे इटली की गंगा कहा जाता है। इसके बाद जस्ट इसके ऊपर ये जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। जस्ट इसके ऊपर अगर अपन बात करते हैं तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। क्या कहते हैं? बिस्के की खाड़ी। जस्ट इसके ऊपर ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन कहते हैं इंग्लिश चैनल। क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला जो थी, वो मैंने आपको पूछा था कमेंट में, किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया। इसके बाद इसका मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो गई, है ना। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो जल राशि दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं उत्तरी सागर। क्या कहते हैं? उत्तरी सागर। जस्ट इसके पास ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, है ना। तो इसमें बस आप ये ध्यान रखो, ये जो है इसको अपन बोलते हैं बोथानिया की खाड़ी, बोथानिया की खाड़ी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था, जस्ट इसके नीचे है फिनलैंड की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? फिनलैंड की खाड़ी। यानी कि केवल आपको एक बार समझना है, फिर देखो मैं एक एक चीज आपको नोट करवाता हूँ। ये आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, अपन यूरोप को पढ़ेंगे, यूरोप को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अपना जो है यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप को जब पढ़ते हैं तो देखो आपके सामने पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तुर्की जो है ये तुर्की देश है। कौन सा देश है? तुर्की। और इस तुर्की देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं तुर्की को। और इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। इसको यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है इसे, है ना। ये जो सागर दिखाई दे रहा है इस्तांबुल के जस्ट नीचे, तो ये ब्लैक सी को जोड़ता है मेडिटेरियन सी के साथ, और इस सागर को कहते हैं मरमरा सागर। क्या कहते हैं? मरमरा सागर, है ना। मरमरा सागर कहा जाता है। जस्ट इसके बाद में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये जो इटली है, इटली, और इस इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इसके बाद में ये जो है अपना स्पेन है, स्पेन और ये पुर्तगाल। और स्पेन और पुर्तगाल को हमने कहा था
ये आइबेरियाई प्रायद्वीप है। इसके अलावा डेनमार्क को हमने कहा था जुटलैंड प्रायद्वीप है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को हमने क्या कहा था, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है। और इसके अलावा ये जो बाल्टिक सागर, इसके पास 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये जो तीनों देश हैं इसको अपन बाल्टिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं। यहां तक हमने, ये अपना पोलैंड है और पोलैंड की राजधानी है वर्साई। कौन सी राजधानी है पोलैंड की, वर्साई। आपने पढ़ा भी होगा वर्साई की संधि हुई थी, है ना। जर्मनी और पोलैंड का जब युद्ध होता है तो यहाँ वर्साई की संधि होती है। और ये जो वर्साई है ये पोलैंड की राजधानी है। ये आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है, जर्मनी है। ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, तो ये डेनमार्क है। आपको कंप्लीट डिटेल करवाता हूं, है ना। तो नोट्स बनाते हैं अपना आज, और नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में आना चाहिए कि सर यूरोप महाद्वीप अगर अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये आपका है यूरोप महाद्वीप, यूरोप। और यूरोप के जस्ट पूर्व में कौन सा है, एशिया। एक्चुअल में अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं, बट अपने समझना है और समझेंगे तो हम कहते हैं कि यहाँ एक नदी बहती है, यूराल नदी और यूराल पर्वत, यूराल नदी और यूराल पर्वत, ये जो दोनों हैं यूराल पर्वत, ये दोनों एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, यूराल नदी और यूराल पर्वत। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले आप यूरोप महाद्वीप और इसका लिख दो अन्य नाम, अन्य नाम। और जब यूरोप महाद्वीप के अन्य नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है प्रायद्वीपों का, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्यों, क्योंकि मैंने बताए थे ना बहुत सारे प्रायद्वीप हैं इसमें, है ना। इसके अलावा इसे कहते हैं अपन समृद्ध, इसे क्या कहते हैं, समृद्ध महाद्वीप, समृद्ध महाद्वीप कहते हैं ना, समृद्ध महाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा आपके मस्तिष्क में ये भी होगा कि सर प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है। तो आप नोट डाउन कर लो, तीन और जल से घिरा हुआ, तीन और जल से घिरा हुआ स्थल भूभाग, तीन और जल से घिरा हुआ स्थल भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तीन ओर से जो क्या हो, जल से घिरा हुआ स्थल खंड हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और इसीलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। कारण क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखो बेटा, पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप है, तीनों ओर से जल राशि से घिरा हुआ है। केवल एक भाग है जो एशिया के साथ जो जुड़ा हुआ भाग है वो स्थल भूभाग से जुड़ा हुआ है। बाकी पूरा का पूरा जो भाग है वो क्या करता है, वो जल राशि से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि एशिया से जुड़ा होने के कारण ही यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। कोई डाउट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट अपने नोट करते हैं कुछ देशों के विशेष नाम है बेटा, जैसे फ्रांस है ना, फ्रांस को कहते हैं किसानों का देश। क्या कहते हैं अपन, किसानों
का देश। और किसानों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि विश्व में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करता है फ्रांस। विश्व में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन, अंगूर का उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन फ्रांस करता है। इसके बाद अगर बात करता हूं मैं, तो मैं कहता हूं डेनमार्क। और डेनमार्क को कहा जाता है विश्व की डेयरी, विश्व की डेयरी कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहते हैं? विश्व की डेयरी। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं नॉर्वे, क्या कहता हूं? नॉर्वे। नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का देश। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन फिनलैंड की, तो इस फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों का देश। क्या कहा जाता है? हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। फिर आ जाओ बेल्जियम। और बेल्जियम जो है इसे कहते हैं अपन कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। इसके अलावा फ्रांस को एक बात और भी बोलते हैं अपन, लघु यूरोप भी कहते हैं फ्रांस को। लघु यूरोप किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। लघु यूरोप फ्रांस को कहते हैं, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, जबकि नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है, डेनमार्क को विश्व की डेयरी कहा जाता है, जबकि फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। यहां तक हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसमें कुछ फैक्ट और लिखेंगे, है ना। हो गया। चलो अब देखो, हेडिंग डाल दो। अब अपने इसमें लिखेंगे अपन यूरोप महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। और यूरोप महाद्वीप के जब प्रमुख प्रायद्वीपों की अपन बात करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर कौन कौन से प्रायद्वीप हो सकते हैं और कौन कौन से प्रायद्वीप हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो अभी आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखो, है ना, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रायद्वीप नोट करवाता हूं, नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप। और ये जो प्रायद्वीप है ये पुर्तगाल प्लस स्पेन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? आइबेरियाई प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा जूटलैंड प्रायद्वीप। और ये जो जूटलैंड प्रायद्वीप है इसको अपन संयुक्त क्या सिंगल ही बोलते हैं, डेनमार्क को। डेनमार्क जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कोको प्रायद्वीप, ये वही है कोको कोला। कोको प्रायद्वीप जो है ये रूस, और रूस भी कौन सा? यूरोप वाला। जो यूरोप वाला रूस है इसको अपन क्या कहते हैं? कोको प्रायद्वीप।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो है, ये देखो हमने सबसे पहले कहा नॉर्वे है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्वीडन है और फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। अब आपके मस्तिष्क में होगा सर ये है कहां कहां, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, इस भाग को देखो यहां से ये सीमा अलग करते हैं, ये जो सीमा अगर अपन अलग करते हैं तो इसके साथ देखो यहाँ ये तीन ओर से जल राशि से घिरा हुआ है। क्यों घिरा हुआ है? ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ये है बिस्के की खाड़ी और ये है अटलांटिक महासागर। और इसको संयुक्त रूप से अपन कहते हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? आइबेरियाई प्रायद्वीप। और ये आइबेरियाई प्रायद्वीप है ना, यही देखो यहां मोरक्को के साथ, ये जो मोरक्को है इसके साथ में जिब्राल्टर जलसंधि बनाता है। अब आ जाओ दूसरा, ये देखो एक सींग सा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सींग दिखाई दे रहा है ये है डेनमार्क। और इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन क्या कहते हैं? डेनमार्क को इसको कहते हैं विश्व की डेयरी। और ये जो सींग सा दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? जूटलैंड प्रायद्वीप। अब देखो ये जो जलराशि है इसके चारों ओर आपको ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये क्या है? फिनलैंड। और इसको अपन संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इसको संयुक्त रूप से अपन बोलते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। और इसके बाद में देखो ये जो भाग यहां आपको दिखाई दे रहा है ये रूस का भाग है जो यूरोप महाद्वीप में आता है, इसको अपन बोलते हैं कोको प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? कोको प्रायद्वीप। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है तो चलो अब देखो इससे आगे अपन बढ़ेंगे। और इससे आगे जब अपन बढ़ते हैं तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं भाई, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, है ना? जैसे जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाल्टिक देश कौन से हैं, है ना? बाल्टिक देश से पूछा जाता है। और प्रश्न भी ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो आपको याद रखना है, एक है एस्टोनिया। कौन सा है? एस्टोनिया। दूसरा है लाटविया। कौन सा है? लाटविया। और तीसरा जो है वो है लिथुआनिया। क्या है? लिथुआनिया जो है वो देखो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को तीनों को बाल्टिक देश कहा जाता है। और एग्जामिनर यहां से कंफर्म पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश की श्रेणी में नहीं आता। तो इसके अलावा जो भी प्रश्न होगा वो राइट आंसर होगा कि जो 4th नंबर पे आएगा वो बाल्टिक देश की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो समझो, कई बार आपके सामने एक प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आता है और प्रश्न क्या आता है? कई जगह लिखा होता है ग्रेट ब्रिटेन, कई जगह लिखा होता है यूके, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं?
यूनाइटेड किंगडम। क्या लिखा मिलता है आपको? ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। अब भारत जिससे लड़ लड़ मर गया उसको अपन कहते हैं इंग्लैंड। तो वो कहां चला गया? इंग्लैंड कहां चला गया? अब समझो, आज के बाद ये कभी जिंदगी में भी गलती मत करना, और कोई अगर आपको कहे तो आपको उसको ये बता भी देना। बताना क्या है कि जब वो आपको कहे कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो आपको बस 3 नाम याद रखने हैं। एक है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड। जैसे जैसे अपन कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? भिवाड़ी को कहते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मदिरा है, दारू जो है, सुरापान जो है, वो कहाँ बनती है? भिवाड़ी में। तो सबसे ज्यादा जो वाइन बनती है वो स्कॉटलैंड में बनती है। तो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स, यानी कि इन तीनों को संयुक्त रूप से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन लेकिन यहां अगर आपसे पूछा जाता है यूनाइटेड किंगडम, तो आपको बताना है इसमें उत्तरी उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इसमें क्या शामिल होगा? उत्तरी आयरलैंड प्लस प्लस ग्रेट ब्रिटेन, प्लस ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इसमें शामिल होगा। आज के बाद कभी भी ये गलती मत करना कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, जबकि उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। दिखाता हूं मैं आपको, नहीं आपके मस्तिष्क में ये हो रहेगा कि सर ये क्या चीज है। ये देखो आपके सामने आ गया है, और सामने आते ही आप देखो ये लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, यूके लिखा हुआ है ना, ये। और इसमें देखो ये छोटा सा हिस्सा जो ये दूसरे कलर में है, जिसको अपन कहते हैं ये आयरलैंड है, ये इसका उत्तरी आयरलैंड है। इसको सम्मिलित रूप से ये लंदन है, इंग्लैंड है, और इस इंग्लैंड, इसके अलावा स्कॉटलैंड और ये जो अपना उत्तरी आयरलैंड है, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अपन इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। और ग्रेट ब्रिटेन में केवल 3 देश शामिल है ना, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन क्या कहते हैं बताओ? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब यहां से आप इसकी एक फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब समझते हैं, हमने कंप्लीट कर लिया प्रमुख अन्य नाम क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, यूरोप महाद्वीप के, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। और यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो एक एक करके कंप्लीट करेंगे। काकेशस, काकेशस पर्वत श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला है? काकेशस पर्वत श्रृंखला। और इसकी जो अवस्थिति है वो है, वो जो अवस्थिति जो है इसकी वो ये है, एक तरफ जो है अपना, एक तरफ जो है अपना कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन, कैस्पियन सागर। और एक तरफ जो है अपना क्या है? एक तरफ जो है अपना, इसके अंदर जो भाग है वो है अपना काला, काला सागर, काला सागर। और काला सागर से लेकर
काला सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काकेशस पर्वत श्रृंखला। काकेशस पर्वत श्रृंखला, काकेशस पर्वत श्रृंखला। और ये जो काकेशस पर्वत श्रृंखला है, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी पर्वत श्रृंखला है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? काकेशस पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। यूरोप तथा एशिया को क्या करती है? अलग करती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो इसके ऊपर यहाँ एक चोटी है जिसको अपन बोलते हैं माउंट एलब्रूस। क्या बोलते हैं? माउंट एलब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। और ये जो माउंट एलब्रूस जो है, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रूस है, जो कि काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और ये जो भाग है ये क्या है अपना? ये जो है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य जो पर्वत श्रृंखला उसे कहते हैं काकेशस पर्वत श्रृंखला। और इसकी विशेषता यह है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ एक हमने कंप्लीट किया काकेशस पर्वत श्रृंखला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब समझते हैं अपन नेक्स्ट। देखो यहाँ एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। एक डायग्राम से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। और फ्रांस से इधर एक देश सीमा बनाता है जिस देश को अपन क्या कहते हैं? उस देश का नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। इधर एक लटका हुआ देश है। यहां एक देश लटक रहा है जिसका नाम है आप बताओ? इटली। क्या नाम है? इटली। अब इसके बाद अगर यहां बात करता हूं तो यहां एक देश है, बहुत ही प्यारा देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत प्यारा देश है। जब आप नौकरी लग जाओ तो अपनी वाइफ के साथ और जो बहनें हैं वो अपने हस्बैंड के साथ घूमने जरूर जाना स्विट्जरलैंड, है ना। और यहाँ एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, है ना। ये है जर्मनी। समझ आया? देखो समझ आया तो बिल्कुल आराम से आपको मैं कंप्लीट यही समझा दूंगा। डिटेल ये है कि यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है
यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है ना, और इसके बाद यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है। 4 पर्वत श्रृंखलाएं हुई, जबकि मुख्य भाग है फ्रांस के साथ जुड़ा। जो फ्रांस और स्पेन के मध्य जो पर्वत श्रृंखला है, इस श्रृंखला को अपन कहते हैं, इस श्रृंखला का नाम है पिनेरीज पर्वत श्रृंखला, पिनेरीज पर्वत श्रृंखला, या पिनेरीज पर्वत भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं है, पर्वत भी मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ जो श्रृंखला है इसको अपन बोलते हैं आल्प्स पर्वत। क्या कहते हैं? आल्प्स पर्वत। इसके बाद मैं अगर बात करता हूं तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य जो श्रृंखला है इसको अपन बोलते हैं जूरा पर्वत। क्या कहते हैं? जूरा पर्वत। और जर्मनी और फ्रांस के मध्य जो पर्वत श्रृंखला है इसको बोलते हैं वासजेज। क्या बोलते हैं? वासजेज पर्वत। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न जो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। क्या पूछेगा? चलो मैं नोट डाउन करवा। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि पिनेरीज किन देशों के मध्य है, तो आपको बताना है सर फ्रांस प्लस स्पेन। दूसरा प्रश्न पूछेगा आल्प्स, तो आपको बताना है फ्रांस प्लस इटली। इसके बाद जूरा पूछे तो आपको बताना है फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड। और अगर वासजेज पूछे तो आपको बताना है फ्रांस प्लस जर्मनी। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो यहां जर्मनी में एक पर्वत श्रृंखला और है जिसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है भ्रंसोत पर्वत है ना, ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंसोत पर्वत है। ये ध्यान रखना, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है ना। कहाँ स्थित है भाई? ये है जर्मनी में। आपको ये ध्यान रखना है, भ्रंसोत जो पर्वत है वो कहाँ है? जर्मनी में। जबकि पिनेरीज, आल्प्स, जूरा और वासजेज जो है वो दो देशों की सीमाओं में स्थित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो फिर आप इससे आगे चलेंगे। हो गया नोट डाउन? चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो अपन, देखते हैं अगली हेडिंग देखते हैं अपन, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। और यूरोप महाद्वीप की जब प्रमुख नदियां पढ़ते हैं तो यहां से एग्जामिनर जरूर प्रश्न पूछता है भाई, यूरोप महाद्वीप की नदियों से वो जरूर प्रश्न पूछता है। और कारण ये है कि यहाँ से बहुत से शहर जो हैं वो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और यहाँ से वो प्रश्न कंफर्म आपसे पूछेगा। तो देखो सबसे पहले अपन बोलते हैं, एक फर्स्ट नंबर पे एक नदी को पढ़ेंगे, उस नदी का नाम है नंबर फर्स्ट वोल्गा नदी। क्या नाम है? वोल्गा नदी। और ये जो वोल्गा नदी है इसका उद्गम होता है, ये वोल्गा नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? इसका वाल्दा की पहाड़ियां हैं, वाल्दा की पहाड़ियां हैं। और ये वाल्दा की पहाड़ियां हैं रूस में। कहाँ हैं? रूस में। और वाल्दा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और यहां से ये निकलती है और अपना जल कहाँ डालती है?
यहां से निकलकर ये अपना जल डालती है कैस्पियन सागर। अपना जल कहां डालती है? कैस्पियन सागर। ये अपना जल डालती है कैस्पियन सागर। और यहां जब जल डालती है तो ये पूर्ण रूप से, इसका प्रश्न यही है कि यह पूर्ण रूप से रूस में बहती है। पूर्णतः रूस में बहने वाली नदी, पूर्णतः रूस में बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है ये? वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा। और इसकी इंपॉर्टेंस एक और भी है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? वो है वोल्गा नदी, है ना। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जो वाल्दा की पहाड़ियां, रूस से जिसका उद्गम होता है, यहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और ये अपना जल कहां डालती है? कैस्पियन सागर में। जल कहां डालती है? कैस्पियन सागर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। सेकंड अपन देखते हैं, दूसरी जो नदी है वो है यूराल नदी। और यूराल नदी जो है इसका उद्गम यूराल पर्वतमाला से होता है। और ये यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है। यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है और अपना जल कैस्पियन सागर में डालती है। कैस्पियन सागर में अपना जल डालती है। कैस्पियन सागर में क्या करती है? अपना जल डालती है। हो गया यहां तक। देखो, वोल्गा नदी है और यूराल नदी है। वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी है, जबकि यूराल जो है यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है और अपना जल कहां डालती है? कैस्पियन सागर में। यानी कि कैस्पियन सागर में दो नदियां अपना जल डाल रही हैं, एक है वोल्गा नदी और दूसरी है यूराल नदी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब देखो, नेक्स्ट 3 नंबर पर अपने नोट डाउन करो। 3 नंबर पर अपने नोट डाउन करो डेन्यूब नदी। और ये डेन्यूब नदी जो है इसका उद्गम होता है, ये जो डेन्यूब नदी है, इस डेन्यूब नदी के बारे में अपन देखते हैं। इसका जो उद्गम होता है ना, मैंने आपको बताया था ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट। और ये जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये कहाँ है? जर्मनी में। यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। और यहां से ये जो नदी है ये बहकर अपना जल कहाँ डालेगी? ये डालेगी काला सागर में। कहाँ डालती है? ये अपना जो जल है वो डालती है काला सागर। और काला सागर में जब ये अपना जल डालती है तो ये यूरोप के लगभग 10 देशों से होकर बहती है। यानी कि यूरोप महाद्वीप के 10 देशों से होकर बहती है। 10 देशों से होकर बहती है। यूरोप महाद्वीप के 10 देशों से होकर बहती है। इसीलिए नदी डेन्यूब
यानी कि इसीलिए इसे विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्ततम जो नदी है वो कौन सी है? डेन्यूब नदी है। ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम होती है और यूरोप महाद्वीप के 10 देशों से होकर बहती है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे एक नदी आती है जिसको अपन बोलते हैं आमूर नदी। और ये जो आमूर नदी है इसकी विशेषता केवल एक ही है कि यह रूस व चीन की सीमा बनाती है। रूस व चीन की सीमा बनाती है। रूस व चीन की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। आमूर नदी जो है ये रूस और चीन की सीमा बनाती है। हमने 2 नदियां कंप्लीट की, कौन कौन सी? डेन्यूब और आमूर नदी। इसके अलावा वोल्गा और यूराल नदी हमने कंप्लीट किया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखो 5 नंबर पर अपन पढ़ेंगे एक नदी है 5 नंबर पर जिसको अपन बोलते हैं पो नदी। कौन सी नदी है? पो नदी। और ये जो पो नदी है इसका उद्गम होता है कहां से? पो नदी का उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है आल्पस पर्वत से। कहां से होता है? आल्पस पर्वत से। आल्पस पर्वत से। और ये आल्पस पर्वत कहां है? इटली। और यहां से जब इसका उद्गम होता है तो ये अपना जल लाकर कहां डालती है? बताएगा कोई बच्चा? ये अपना जल डालती है, एक सागर है जिसका नाम आपने सुना होगा एड्रियाटिक सागर में क्या करती है? अपना जल डालती है। एड्रियाटिक सागर में अपना जल डालती है और यहां इस सागर में जल डालती है। इसकी विशेषता ये है कि ये इटली में अपने बेसिन के सहारे, यहां अपने बेसिन में एक मैदानी भाग का निर्माण करती है और इसे कहा जाता है लेम्बार्डी का मैदान। क्या कहा जाता है? लेम्बार्डी का मैदान। और इसे पो नदी को ही कहा जाता है इटली की गंगा। क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है जिसका उद्गम होता है आल्पस पर्वत श्रृंखला इटली से और अपना जल कहां डालती है? एड्रियाटिक सागर में अपना जल डालती है और निर्माण किसका करती है? लेम्बार्डी के मैदान का निर्माण करती है। हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 5th नंबर के बाद नेक्स्ट नदी जो है वो है अपनी ओडर नदी। और ये जो ओडर नदी है ये जर्मनी और पोलैंड में बहती है। कहां बहती है भाई? जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी प्लस पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड में बहती है। इसकी विशेषता ये है कि पोलैंड की राजधानी वर्साई जो है ना, वर्साई ओडर नदी के किनारे स्थित है। ओडर नदी के किनारे स्थित है। ओडर नदी के किनारे कौन स्थित है? ओडर नदी के किनारे कौन स्थित है? ओडर नदी के किनारे वर्साई है। किसकी राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है ना। हिटलर का नाम सुना है ना?
हिटलर का नाम सुना ना? जब इतिहास पढ़ते तो हम पढ़ते हैं वर्साय की संधि, पढ़ते हैं ना? और ये जो वर्साय शहर, ये यानी कि हिटलर ने ऑर्डर दिया, याद रखना, ऑर्डर नदी है ना, याद रखना, ऑर्डर नदी, पो नदी और ऑर्डर नदी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलो अब याद करवाता हूं, है ना, आपको याद करवाता हूं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद, तो अपन एक ही बात कहेंगे कि कौन कौन सी नदियां कंप्लीट हो गई अपनी, कितनी हो गई? 6। अब देखो 7 नंबर, है ना, 7 नंबर पर अपन देखेंगे टेम्स, टेम्स नदी। और टेम्स नदी की जब बात आती है तो हम टाइम कहां से देखते हैं, है ना? तो ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी, किसकी राजधानी? ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से ही तो हमने 0 डिग्री अक्षांश का निर्धारण किया था 1884 में। तो समय का टेम, टेम अपन बोलते हैं ना, टेम कहां से देखेंगे? लंदन, यानी कि टेम्स नदी कहां से है? किस टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लंदन, है ना, लंदन। प्रश्न यही पूछा जाएगा। इसके बाद, है ना, इसके बाद अगली जो नदी है वो कौन सी है? वो है सीन नदी, सीन नदी, सीन नदी। सीन नदी की जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे, सीन नदी के तट पर स्थित है, तट पर क्या है? स्थित है, बिल्कुल है भाई, है ना। तो हम सीन देखने कहां जाएंगे? पेरिस ही तो जाएंगे। अपने यहाँ खेतों में कोई सीन थोड़ी मिलते, पेरिस। सीन देखने कहां जाएंगे? पेरिस। इसके बाद एक नदी है, इसके बाद एक नदी है, हम बात करते हैं टाइबर, टाइबर नदी। और टाइबर के एक रगो रोवेगो, है ना, रोगो ना। तो इटली की राजधानी, इटली की राजधानी, इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम, रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है, टाइबर नदी के तट पर स्थित, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यानी कि टाइबर नदी, इटली की राजधानी रोम जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी के तट पर, है ना, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद एक नदी और है, एक नदी और कंप्लीट करेंगे अपन, जिसको अपन कहते हैं राइन नदी, राइन नदी। और ये जो राइन नदी, इसको कहा जाता है कोयला नदी। क्या कहा जाता है? कोयला, कोयला नदी, कोयला नदी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है, बंदरगाह, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, जिसको अपन कहते हैं रोटरडम, रोटरडम बंदरगाह। और ये जो रोटरडम बंदरगाह है ये कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। और ये जो रोटरडम बंदरगाह है ये किस नदी के तट पर स्थित है? राइन नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एक नदी और, स्प्री नदी। कौन सी नदी है? स्प्री, स्प्री नदी। और ये जो स्प्री नदी है इसकी विशेषता एक ही है कि
जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है, स्प्री नदी के तट पर। यहां तक हो गया। हमने कहा टेम, टेम कहां से देखेंगे? टेम कहां से? लंदन से। सीन कहां देखेंगे? सीन कहां देखेंगे? पेरिस में। टाबर के ग्रंगा रोवंगा, टाबर के ग्रंगा रोवंगा। इसके बाद हमने राइन नदी रोटरडम बंदरगाह और स्प्री नदी बर्लिन। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना इसके आगे बढ़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप के, यूरोप महाद्वीप के घास के मैदान। और यूरोप महाद्वीप के घास के मैदान जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने एक ही बात करते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। क्या कहते हैं? शीतोष्ण, क्योंकि यूरोप शीतोष्ण महाद्वीप में है, ठंडा मरुस्थल भाग है, ठंडा भाग है, तो इसे कहते हैं अपन शीतोष्ण घास के मैदानों को, शीतोष्ण घास के मैदान। और शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? बताओ भाई। शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं और इनको अपन क्या कहते हैं? हमें बताओ। शीतोष्ण घास के मैदान, और शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपीज, शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं इसे क्या कहते हैं? स्टेपीज। और हंगरी जो है, हंगरी में इसे फुस्टाज कहा जाता है। हंगरी में इसे फुस्टाज कहा जाता है। हंगरी में इसे क्या कहते हैं? फुस्टाज कहते हैं। यहां तक नोट डाउन हो गया। फिर अपन देखते हैं, इसके बाद अपन कुछ देखते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां जब अपन देखते हैं तो सबसे पहले एक फर्स्ट नंबर पे बोलते हैं एस्किमो। और दूसरी जो है वो है यूकागिर, एस्किमो और यूकागिर। और ये दोनों जो हैं ये हैं रूस में। और रूस भी कौन सा है? यूरोपीय रूस में स्थित पाई जाते हैं एस्किमो और यूकागिर। और इसमें भी अगर आपसे पूछा जाता है तो साइबेरियाई देश, साइबेरिया है ना, साइबेरिया। आपको बताना है एस्किमो और यूकागिर जनजातियां जो है यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। इसके अलावा शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। और हंगरी में इसे फुस्टाज कहते हैं। हंगरी में इसे क्या कहते हैं? फुस्टाज कहते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। चलो हो गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं अपन कुछ ठंडी पवने, ठंडी स्थानीय पवने। और ठंडी स्थानीय जो पवने हैं इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे अपन एक बात करते हैं, कौन सी है? सबसे फर्स्ट नंबर पर बोरा है बेटा, बोरा। कौन सी है? बोरा। सेकंड जो है वो है मिस्टर। कौन सी है? मिस्टर। और थर्ड जो है वो है परगा। कौन सी है? परगा। और ये जो है बोरा जो है ये कहाँ चलती है? ये चलती है इटली में। इसके बाद मिस्टर जो है ये फ्रांस प्लस स्पेन। और इसके बाद अगर परगा की मैं बात करता हूं तो ये रूस में, साइबेरियाई रूस। और अगर आपसे पूछा जाए कि गर्म
गर्म स्थानीय पवन। तो गर्म स्थानीय जो पवन चलती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं, याद रखना, फोन। और ये जो फोन है ये कहाँ चलती है, ये चलती है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में फोन है ना। इसके अलावा कुछ फैक्ट और लिख लो, इसके अलावा कुछ फैक्ट और लिखते हैं। एक है लडांगो झील। और ये जो लडांगो झील है इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि यह झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और दूसरी विशेषता ये है, यह झील यूरोप महाद्वीप का सबसे निम्नतम, यूरोप महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और सबसे निम्नतम बिंदु जो है वो है लडांगो झील, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना, इसमें आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब देखो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रूर प्रदेश, और ये जो रूर प्रदेश है ये जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में, और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयला उत्पादन। इसके अलावा अगर बात करते हैं अपन रूर प्रदेश के बाद में एक प्रदेश अपन कहते हैं सैक्सेनो क्षेत्र। ये भी जर्मनी में है, ये भी क्या है, जर्मनी में, और ये भी किसके लिए है, कोयला के लिए, कोयला क्षेत्र। और ये जो रूर क्षेत्र है ना, रूर प्रदेश है, इसको यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है, यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है, यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है। यूरोप का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, रूर प्रदेश को, जो जर्मनी में है, और रूर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है इसलिए, है ना। एक क्षेत्र और अपन देखेंगे, हैनोवर क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है ये लौह अयस्क के लिए है, जर्मनी में है, और लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क जर्मनी में है, लौह अयस्क के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक क्षेत्र और भी देखते हैं अपन, जिसको अपन क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। और ये जो मैनचेस्टर जो है ये कहाँ का है, ये मैनचेस्टर है इंग्लैंड का वस्त्र उद्योग जो है, इंग्लैंड का वस्त्र उद्योग क्षेत्र है, ये कौन सा है, मैनचेस्टर। इसीलिए अपने भारत में अपन कहते हैं ना, भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताओ, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद। इसके अलावा जब मैं पूछता हूं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आप कहते हो कानपुर। क्या कहते हो, कानपुर, यूपी में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर,
तो आप कहते हो कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आप कमेंट में मुझे बताइए। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, और राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो क्या है? आप बताइए। भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। इसीलिए तो अपन उपनाम रखते हैं कि भारत का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो मैनचेस्टर था, ये इंग्लैंड का वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था, प्रसिद्ध शहर था, उसको कहा जाता था मैनचेस्टर। और इसी के साथ आज का अपना यूरोप का महाद्वीप हमने कंप्लीट किया। और कंप्लीट किया देखो कहां से शुरू किया था, चलो देखते हैं। जब इतनी क्लास हो गई तो थोड़ी सी क्लास और देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने कहा यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहा जाता है, जो कि अंगारा लैंड का भाग है। इसके बाद मैंने कहा कि ये स्थिति जो दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रही है यूरोप महाद्वीप की। फिर हमने एक एक को डिटेल से पढ़ा, और डिटेल से पढ़ा तो हमने कहा कि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप और समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद हमने कहा कि फ्रांस को किसानों का देश, डेनमार्क को विश्व की डेयरी, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश, फिनलैंड को हजारों जिलों का देश, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप, और फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। इसके बाद हमने कहा कि प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने कहा ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में डिफरेंस क्या है, वो कंप्लीट किया। और इसके बाद हमने प्रमुख पर्वत किए, प्रमुख नदियां की, और प्रमुख खनिज किए, प्रमुख जनजातियां की। इसके अलावा कुछ स्थानीय पौने चलती हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से किया। तो इसी के साथ आज का यूरोप का जो महाद्वीप था वो कंप्लीट होता है। अब कल शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप। कैसा लगा आपको ये सेशन? जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट जो होता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होता है। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपको कोई क्लास में कमी लगे, या आपको लगे कि इसमें इस कंटेंट में ये सुधार और किया जा सकता है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। और इसी के साथ कल तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।